दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे बस काजी साहब निकाह पढ़ाएं। मैं तो ये चाह रहा था कि हमारे बेटे का निकाह पहले पढ़वा देते आप। अरे हजरत, पहले बड़ी बेटी का निकाह होगा, फिर छोटी का निकाह पढ़वाएंगे, लेकिन निकाह आज ही होगा, आप फिक्र ना करें। जैसा साहब आप निकाह शुरू करें, निकाह शुरू करें। माशाल्लाह। मोहम्मद इदरीस वल्द इब्राहिम अहमद, आपको परवीन बानो बिनते मोहसिन रशीद अपने निकाह में 1 लाख रुपए हक महर मुअज्जल के कबूल हैं? कबूल है, कबूल है। बहुत बहुत मुबारक हो। रोको, ये शादी नहीं हो सकती। अरे तू तो अपना सारा पीछे कर। कौन है ये औरत? चाचा सुन, कौन है हम लोग? ये है मेरी आपा और मैं इसका साला, और वो तो इसकी बेटियां हैं, और तू शादी कर रहा है? मैं बीवी हूँ इसकी। हाँ। बेगैरत आदमी, खबीस इंसान, तेरी बेटी की उम्र शादी की हो रही है तो तू अपना यहाँ भी आना चाह रहा है? तूने तो कहा था मेरी बीवी बदचलन है, मैंने उसे तलाक दे दी है। ऐसा कहा था तूने मेरी बहन के बारे में? ज़बान खींच लूंगी बुड्ढे तेरी, बकवास की तो। उठा होगा तुम्हारा बाप, मुझे क्यों अपने झगड़ों में घसीट रहे हो तुम? तू अपनी ज़बान संभाल कर बात कर, वरना इसके साथ तुझे भी हवालात के अंदर करा दूंगा। जब तूने अपनी बीवी को तलाक ही नहीं दी तो तूने उससे इजाजत क्यों नहीं ली दूसरी शादी की? इदरीस भाई, मैंने सोचा था कि जब आपकी साहबजादी को रुखसत करके ले जाऊंगा तो पता तो चल ही जाएगा। तुम दोनों बहन भाई समझने की कोशिश करो, मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। ये मोहसिन साहब की साहबजादी माजूर हैं एक टांग से, मैं तो सवाब समझ कर ये शादी कर रहा हूँ। अरे चाचा, इसने पहले भी 1-2 जगह पर शादी करने की कोशिश की है। अरे चल, मैंने कोई यतीम खाना खोल रखा है सवाब समझ के। अरे उसको बेटी बना लेता, बहन बना लेता। अरे अपने उस रंडवा दोस्त शहबाज से जो कहीं एडिटर का काम करता है, उससे शादी करवा देता। तूने क्यों निकाह पढ़वाया? दे तलाक, अभी दे तलाक। ए बुड्ढे, कान खोल के सुन ले, मौली साहब तुम भी सुनो और तुम सब भी सुन लो। और ढोल वाला इधर आ, ये 1 तलाक देगा, तू 1 दफा ढोल बजाएगा। ये दूसरी तलाक देगा, तू दूसरी दफा ढोल बजाएगा। और जब ये तीसरी तलाक देगा तो तू जोर से ढोल बजाएगा, ताकि सब सुन ले इसकी तलाक का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। दे तलाक, दे तलाक। अरे तू दे तलाक, अभी दे तलाक। अरे बोल, देता हूँ। तलाक दे, जल्दी दे। देता हूँ। छोड़ो भैया, बोल। ढोल वाले तैयार रहना, तू बोल। अरे बोल ना। मोहसिन भाई, मैं आपकी साहबजादी को तलाक देता हूँ। इदरीस, बजा ढोल। बस बोल, दूसरी दफा। ए बुड्ढे सुन जरा, तलाक देता हूँ। सुन भाई बुड्ढे, तीसरी दफा कान का महल साफ करके बोल, बोल जल्दी बोल। तलाक देता हूँ। तू भी याद रखेगा। चल भाई। और ये सहरा लपेटी से सर पे, इसी सहरे से घसीट के लेकर चलो बुड्ढे को। हाँ, चलो इसे लेकर। हाँ, अरे बर्बाद कहाँ हो तुम लोग? बर्बाद कर रही शादी। इधर चल, इधर आ गए। अरे तुझे तो जान से मार दूंगी मैं बुड्ढे। और बात सुन ले बुड्ढे, इंशाल्लाह देख मेरी बद्दुआ है, तेरी दूसरी बेटी की भी तलाक होगी। अरे बर्बाद होगा, आग लगेगी इस पंडाल में, आग लगेगी। देखना तेरी दूसरी बेटी भी। चुप कर तू। अरे चल, बढ़ गया भैया। बहुत शादियां कर ली तूने। चल यहाँ से। तेरी परवीन के कैसे नसीब है, अभी निकाह हुआ और अभी उसको तलाक हो गई। चलो बेटा चलो, उठो, कोई निकाह विकाह नहीं होगा, चलो उठो। नहीं नहीं कमाल भाई, खुदा के लिए नहीं कमाल भाई, मेरी इज्जत अब आपके हवाले है। कमाल भाई, मेरी इज्जत अब आपके हवाले। अरे भाई, आपकी इज्जत का जनाजा तो वो औरत अभी यहाँ खड़े खड़े निकाल चुकी है। चलो बेटा चलो, उठो, आओ, आ जाओ। ऐसा मत कीजिए। नहीं, माफ कीजिएगा मोहसिन साहब, मैं आपसे कोई हमदर्दी नहीं कर सकता। चलिए चलो बेटा चलो, चलो भाई, चलो आ जाओ। इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। चलो रुक जा कमाल भाई, रुक जा कमाल। अम्मी
अम्मी, अम्मी उठे, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी यहाँ देखो, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, कोई है? मोहल्ले वालों, देखिए ना रोई खाला, अम्मा को क्या हो गया? देखिए अम्मा को क्या हो गया? अम्मा, अम्मा उठे। पहुंचा, पहुंचा। तुम्हारे अब्बू का नंबर क्या है? अरे तुम्हारे अब्बू का तो नंबर ही नहीं लग रहा। किसी और का नंबर दो, मामू का, चचा का, किसी का। हाँ, मामू का 0321। बेटा बस कुछ नहीं होगा। हेलो जी, वो मैं फौजी की पड़ोसन बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती, आप ऐसा करें, आप फौजी के घर पहुँचे फटाफट। हाँ फैजान साहब। जी आप मकतूला के भाई हैं? जी सर। क्या आप बता सकते हैं इन लोगों का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? जी हाँ सर, मेरा बहनोई मेरी बहन का दुश्मन था सर। जब से तुम्हारी दूसरी शादी का सीन ड्रॉप हुआ है तब से तुमने मेरी बहन का जीना अजीर्ण कर दिया है। खबरदार जो मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो। अरे क्यों नहीं करेगा, भाई है मेरा, बोलेगा ये तो। तू तो चुप ही बैठी रहे। तुम दोनों बहन भाइयों ने मेरी जो बेइज्जती की है ना, खुदा की कसम सिर्फ बच्चियों का मुंह देखकर खामोश रहा, वरना तेरा तो मैं हशर नशर कर देता। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर मेरी बहन के साथ दोबारा तुमने कोई ऐसी नाइंसाफी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे तू कहाँ से आ गया गुंडागर्दी करने? चूल्हे तो फटते ही रहते हैं, फिर अदालत में साबित करते रहना कि हादसा नहीं था। मुझे लगता है ये सब उसे ने किया सर, उसे ने किया सर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुबह ही मैंने लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनी, उसके बाद मैंने इदरीस भाई को गुस्से में बाहर जाते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद ये बच्चियाँ रोती हुई मेरे दरवाजे पे आईं, तो मैं भाग कर आई तो देखा फौजे का ये हाल था। उसके बाद मैंने इदरीस भाई को फ़ोन भी किया, लेकिन उस वक्त से उनका नंबर बंद आ रहा है। ठीक है बीवी, तुम लोग ये ज़रा एविडेंस तो इकट्ठे करो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ कराची में 154 औरतों के कत्ल की वारदातें हुई। उनमें 55 औरतें करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल हुई, 61 औरतें बाअसर अफराद का निशाना बनी, 14 औरतें अंधी गोली का शिकार हुई और 11 औरतें बम धमाकों में हलाक हुई। आयो साहब, आप अदालत को बताएंगे कि मकतूला फौजिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या डिटेल्स बताती है? जज साहब, मकतूला फौजिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला फौजिया को किसी तेज़ धार वाले आले से पे दर पे वार करके इसे कत्ल किया गया है। गालिबन किचन नाइफ जैसी किसी चीज़ से ये वारदात की गई है। जज साहब, फौजिया को फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से और खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। मकतूला और ख़ुद मुल्जिम दोनों के हाथों पर खराशों के निशान पाए गए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि दोनों मियाँ बीवी में आपस में हाथापाई हुई थी। और मुद्दई फैज़ान अख्तर के मुताबिक भी ये दोनों मियाँ बीवी में अक्सर हाथापाई हो जाती थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत तकरीबन 10 बजे से 12 बजे के दरमियान हुई। मकतूला के सेल फोन पर वारदात की सुबह 10:30 बजे एक आउटगोइंग कॉल भी नोटिस की गई है, उसकी क्या डिटेल्स है? मकतूला के सेल फोन से तकरीबन 10:30 बजे उसकी वालिदा को फ़ोन किया गया है, मगर वो कॉल रिसीव ना हुई। सर, हमें यकीन है कि उस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में उसने अपनी माँ को कॉल किया होगा इमदाद के लिए, मगर उसको फौरी तिब्बी इमदाद ना मिल सकी। मुल्जिम के खिलाफ अब तक क्या शवाहिद इकट्ठे हुए हैं? जाए वारदात से मुल्जिम ही की एक शर्ट मिली है,
जिस पर मकतूला के खून के धब्बों के निशान हैं। मेरा ख्याल है कि मुलजिम ने वारदात करने के बाद वो शर्ट उतारकर वहीं फेंक दी और दूसरी शर्ट पहनकर फरार हो गया। मुलजिम की पड़ोसन रूही मुमताज़ ने भी यही बयान दिया है। क्या वकील सफाई आयुष साहब से जिरा करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स योर ऑनर। ऑल राइट। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप मौजूद अदालत को ये बताना चाहेंगे कि जाए वारदात से आला कत्ल बरामद हुआ या नहीं? नहीं जज साहब, फिलहाल आला कत्ल तो नहीं मिला है। फिलहाल आला कत्ल बरामद नहीं हो सका। तो ये किस तरह मुमकिन है कि मिस्टर इदरीस एक तरफ तो इतने लापरवाह हों कि अपनी खून आलूद शर्ट जाए वारदात पर ही छोड़ जाएं ताकि पुलिस को उनके खिलाफ एक ठोस सबूत मिल सके, और दूसरी तरफ आला वारदात यानी कि वो छुरी जिससे कत्ल किया गया है वो अब तक इंस्पेक्टर साहब को मिली ही नहीं। योर ऑनर, कत्ल के केस में उस वक्त तक चालान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आले कत्ल बरामद ना हो जाए। मुलजिम वारदात करने के बाद छुरी अपने कपड़ों में छुपाकर फरार तो हो गया और उसको कहीं ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन उसको ये ख्याल नहीं रहा कि उसी की शर्ट जिस पे खून के धब्बे मौजूद हैं वो वहाँ छोड़ आया है। इंस्पेक्टर साहब, ना तो अब तक आला कत्ल बरामद हुआ है और ना ही आपकी तफ्तीश सही सिमत पर जा रही है, और बिसामना कबीर आपका साथ दे रही है। मेरी अक्ल हैरान है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की जो शर्ट जाए वारदात से मिली है जिस पर मकतूला के खून के धब्बे हैं, उस पर मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है। इससे यह साबित होता है कि मेरे क्लाइंट्स उस वक्त वो शर्ट पहने हुए नहीं थे। और इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश के मुताबिक मकतूला ने करीब 10:30 बजे अपनी माँ को एक फोन कॉल की जो बदनसीबी से अटेंड नहीं हो सकी, और आप ही के ख्याल के मुताबिक मकतूला उस वक्त जख्मी हालत में अपनी माँ से मदद हासिल करने के लिए कॉल कर रही थी। यही बताया ना आपने अदालत को? जी बिल्कुल। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, अगर मकतूला उस वक्त जख्मी हालत में होती तो वह हेल्प के लिए 15 पर कॉल करती या फिर अहले मोहल्ला को मदद के लिए पुकारती, लेकिन उसने अपनी माँ को कॉल की। इससे यह जाहिर होता है कि 10:30 बजे तक मकतूला जिंदा हालत में सही सलामत थी, जबकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे क्लाइंट सुबह 10 बजे अपनी बीवी से झगड़े के बाद घर से बाहर चले गए थे। इससे यह साबित होता है कि मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं और मकतूला का कत्ल उनके घर से जाने के बाद हुआ। जी नहीं, अहले मोहल्ला ने मुलजिम का घर से जाने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। किसी ने बताया कि 10:20 पे निकला, किसी ने बताया कि 10:30 पे या 10:40 पे भी निकला है। एग्जैक्ट टाइम तो आप मकतूला की मौत वाक़ई होने का भी नहीं बता सकते इंस्पेक्टर साहब, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत 10 से 12 बजे के दरमियान वाक़ई हुई। योर ऑनर, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पुलिस इस केस में भी वही रिवायती और फरसूदा तफ्तीश का तरीक़ाकार इख्तियार किए हुए है। जब भी किसी औरत का कत्ल होता है तो पुलिस सबसे आसान हदफ उसके शौहर पर ही पहला शक करती है, और इस केस में भी पुलिस अधूरे शवाहिद और अहले मोहल्ला के झूठे बयानात को बुनियाद बनाकर मोहम्मद इदरीस को मुलजिम बनाकर कठेरे में पेश कर रही है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट मोहम्मद इदरीस के साथ नरमी बरती जाए और उन्हें बरी किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, इदरीस को बिला जवाज मुलजिम नामजद नहीं किया गया। मुद्दई और मकतूला के मोहल्लेदारों के बयानात में मुताबिकत है, और इन तमाम लोगों के नजदीक फौजिया को कत्ल करने का मोहरिक सिर्फ और सिर्फ मुलजिम इदरीस के ही पास है। और सर, इसी हवाले से मैं एक गवाह रूही मुमताज को कचहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, ये रूही मुमताज है, ये मकतूला की दोस्त भी थी और पड़ोसन भी है। आप अदालत को क्या बताना चाहेंगी? जैसा मैं ये बताना चाहती हूँ, फौजिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और ये शख्स उसको बहुत मारता पीटता था। असल में ये दूसरी शादी करना चाहता था और फौजिया इस बात के लिए राज़ी नहीं थी और इसने निकाह भी किया, लेकिन मेरी दोस्त उसी वक्त पहुंच गई और उसको तलाक दिलवा दी। जज साहब, फौजिया की 2 बेटियां हैं और इसको बेटे की ख्वाहिश है, लेकिन वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। बस इसी बात पे ये उसको मारता पीटता था, बहुत जुल्म करता था और उस दिन तो ये आपे से बाहर हो गया। तूने मेरे अरमानों का खून किया है ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। रंग में भंग डालने वाली मैं तेरा किस्सा ही तमाम कर दूंगा। अबे जा, बड़ा आया हेकड़ी जमाने वाला। छोड़ मुझे, क्यों मार रहा है? छोड़ मुझे, हट यहाँ से।
क्या हो गया? इतनी घमासान किस्म की जंग हो रही थी, इतनी खामोशी कैसे हो गई? दरवाज़ा बजाऊं कि नहीं बजाऊं? नहीं, छोड़ो, रहने दो। इदरीस भाई, कुछ तो ख्याल करो। फौजिया तुम्हारी बीवी है, तुमने पूरे महल्ले में तमाशा बना के रखा हुआ है। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? मेरा बीवी का मामला है, अब जल्दी में चलो जाओ यहाँ से। आई बड़ी खुदाई फौजदार गई की। अरे ये बदहवासी में कहा जा रहा है, दरवाजा तो बंद कर लो। जज साहब, मैं तो यही समझ रही थी कि वो हमेशा की तरह अपने घर में बैठी रो रही होगी। हमें क्या पता था कि ये जालिम आदमी उसको जान से मारकर फरार हो गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रूही साहिबा से ये पूछा जाए क्या ये उस कत्ल की वारदात की ऐनी शाहिद है और क्या ये कातिल की शनाख्त कर सकती हैं? नहीं सर, मैं तो अंदर नहीं गई थी, मुझे तो कुछ नहीं पता। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने ना तो अपनी बीवी का मर्डर किया है और ना ही वो कहीं फरार हुए। योर ऑनर, मैं तो आपकी तवज्जो एक अहम पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूं जिसे इस्तगासा ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जाए वारदात से एक हवाई चप्पल के अधूरे निशानात मिले हैं जिस पर खून लगा हुआ, जबकि तफ्तीश के दौरान और गिरफ्तारी के वक्त भी ना तो मेरे क्लाइंट के पास से हवाई चप्पल बरामद हुई और ना ही उनके घर से, जिससे ये साबित होता है कि मेरे क्लाइंट अपनी बीवी के मर्डरर नहीं हैं। योर ऑनर, अभी आईओ साहब ने बताया कि मकतूला की कलाइयों पर खराशों के निशानात भी मौजूद थे, जबकि पुलिस की तफ्तीश के दौरान मेरे क्लाइंट ने यह खदशा भी जाहिर किया था कि हो सकता है कि उसकी बीवी का मर्डर किसी डकैती की वारदात के दौरान हुआ। लेकिन पुलिस ने अब तक की रिपोर्ट में उस डकैती या उस वारदात के हवाले से कोई जिक्र ही नहीं किया। योर ऑनर, इसी हवाले से मेरे क्लाइंट मौजूद अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। इजाजत। जज साहब, मैं शुरू से पुलिस को बता रहा हूँ कि कत्ल वाले दिन मेरी बीवी के हाथों में सोने की चूड़ियाँ थी, लेकिन पुलिस ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जज साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि लाखों रुपए की चूड़ियाँ फौजिया के पास कहाँ से आईं। मैंने उससे पूछा भी तो उसने मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं दिया। फौजिया, ये चूड़ियाँ कैसी? फौजिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ कहाँ से आईं? काफ़ी महंगी लग रही हैं, सोने की? हाँ, सोने की है और बहुत महंगी चूड़ियाँ। तुमसे मतलब? वही तो पूछ रहा हूँ कि इतनी महंगी ये चूड़ियाँ कहाँ से आई तुम्हारे पास? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बात का जवाब देने का। वैसे भी इस घर में मैं तुम्हारी बेटियों की वजह से रह रही हूँ। अपने काम से काम रखो, मेरा मुंह नहीं लगना। जज साहब, जब मैं घर आया और मैंने फौजिया की लाश देखी तो उसके हाथ सूने थे, वहाँ चूड़ियाँ नहीं थी। उसके कलाइयों में खराशें नजर आ रही थी, जिससे जाहिर होता है कि मेरी गैर मौजूदगी में जब फौजिया घर में अकेली थी और बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी, कोई डकैत आया था और उसने फौजिया का कत्ल किया और हाथों से जबरदस्ती चूड़ियाँ उतारी हैं। योर ऑनर, मुल्जिम झूठ बोल रहा है। सर, इससे पहले इसने पुलिस के सामने ना तो किसी सोने की चूड़ियों का जिक्र किया, ना उन चूड़ियों की चोरी और डकैती का जिक्र किया। सर, ये अदालत में सिर्फ कहानियां बना रहा है। योर ऑनर, चूंकि इस्तगासा ने महज सुनी सुनाई बातों पर मेरे क्लाइंट मोहम्मद इदरीस के खिलाफ केस बनाया है, लिहाजा मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। थैंक यू। सर, इसको जमानत पर रिहा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, ये इस केस में सोल सस्पेक्ट है और जमानत के बाद ये कहीं फरार ना हो। ये अदालत वकील सफाई की दरख्वास्त कबूल करते हुए मुल्जिम इदरीस आलम को पूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती और इस्तगासा को इस बात का हुक्म दिया जाता है कि वो इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करें और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात में अदालत में पेश करें। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के लिए सालिसी काउंसिल की तहरीरी इजाजत हासिल करना लाजमी है। सालिसी काउंसिल मर्द की पहले से मौजूद बीवी से इस बाबत इनकी मर्जी मालूम करेगी। अगर बीवी और सालिसी काउंसिल के तहरीरी इजाजत के बगैर मर्द ने दूसरी शादी की तो उसे 1 साल तक कैद और 5,000 रुपए तक जुर्माने की सजा भी हो सकती है।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये इदरीस की सेलफोन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सुबह 9 बजे इदरीस ने मोहसिन को कॉल की थी। मोहसिन कौन? मैम जो इदरीस का थोड़े से टाइम के लिए सुसर बना था। मैम इलाके में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि कत्ल से थोड़ा सा पहले इदरीस के घर के करीब मोहसिन नजर आया था। वेरी इंटरेस्टिंग। जब इदरीस मोहसिन की बेटी को तलाक दे चुका था तो फिर मोहसिन का इदरीस के घर जाने का क्या मकसद था? इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। मोहसिन साहब ये बताइए 29 जनवरी को जब इदरीस की वाइफ का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं अपने घर पर था। मुझे तो रात को टीवी खबरों से पता चला कि उसकी बीवी का कत्ल हो चुका है, लेकिन अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। आप लोग मुझसे ऐसी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? अगर आपका इदरीस से कोई ताल्लुक नहीं था तो कत्ल वाले दिन सुबह 9 बजे इदरीस ने आपको कॉल क्यों की? इस कॉल की कोई ख़ास वजह थी? सर सन की लगता है वो, जब मेरी बेटी को तलाक दे दी फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ। हेलो मोहसिन भाई, मैं इदरीस बात कर रहा हूँ। इदरीस, क्यों फ़ोन किया तुमने? वो मोहसिन भाई देखिए, आप तो जानते ही हैं कि अब सबसे बड़ी रुकावट तो रही नहीं, तो अब ये बताइए कि मैं आपकी साहबजादी को कब रुखसत करके ले जाऊँ? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुमने मेरी बेटी को तलाक दी है और वो भी दर्जनों लोगों के सामने। अरे नहीं मोहसिन भाई, आप तो जानते ही हैं कि बीवी मेरे सर पे सवार हो गई थी, मेरे जान के दर पे हो गई थी। वो तो मैंने ऐसी ऊपरी जड़ से तलाक दे दी थी। इस तरह तलाक थोड़ी होती है। पागल आदमी, तलाक ही होती है, चाहे वो गुस्से में दी जाए या प्यार में, समझे तुम? क्या बात कर रहे हैं मोहसिन भाई आप? मेरा तो ख्याल है कि आप किसी मुफ्ती से मशवरा ले लें, और अगर हलाला ज़रूरी है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। बात बंद करो। मोहसिन साहब, जिस वक्त इदरीस से आपकी बेटी की तलाक हुई तो आपकी दूसरी बेटी की भी शादी रुक गई और उस सदमे से आपकी बीवी को फालिज हो गया। अच्छा, दरअसल देखा जाए तो आपके इन हालात की वजह इदरीस की बीवी थी, जिसने आकर ज़बरदस्ती आपकी बेटी को तलाक दिलवाई। सर तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस कुटता रहता हूँ। झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना मोहसिन साहब। मर्डर वाले दिन तुम सुबह इदरीस के घर क्यों गए थे? पक्की रिपोर्ट है हमारे पास। मैं गया ज़रूर था सर, मैं उसे सख्ती से मना करना चाह रहा था कि जब मेरी बेटी को तलाक दे दिए तो फिर हमारे पीछे क्यों पड़ा है वो? आप हमारे शक के दायरे में हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलवाएंगे, ठीक है? चलो। मैडम मेरी आयु साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने तौर पे पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। जी मैंने पढ़ी है, जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की गई है रिपोर्ट मेरे सामने है। इतनी सरसरी सी बातचीत की गई है, कोई इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं पता चल रही। आप बल्कि एक काम करें, ये मेरे पास केस प्रॉपर्टी की लिस्ट है जो जाए वारदात से पुलिस ने चीज़ें इकट्ठी की थी। इसमें मकतूला की डायरी है, ज़रा ये डायरी पुलिस से लेकर पेजेस की फ़ोटोकॉपी करवा के मुझे दो। जराइम की तफ्तीश के जदीद तरीकों में अब मोबाइल फोन रिकॉर्ड अहम किरदार अदा कर रहा है। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिम और मुतासरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराहम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था, और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की वारदात कब और कहाँ हुई। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिम इदरीस सोल सस्पेक्ट था, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन ने अपनी तफ्तीश का दायरा वसी किया तो हम पर यह वाज़ेह होने लगा कि इस वारदात का मोटिव किसी और शख्स के पास भी हो सकता है।
योर ऑनर, एक दूसरा सस्पेक्ट भी उभर कर सामने आया जिसका नाम था खुर्शीद मोहसिन। योर ऑनर, खुर्शीद मोहसिन वो शख्स था जिसकी बेटी के साथ इदरीस ने निकाह किया और निकाह के रोज ही उसको तलाक दे दी। और योर ऑनर, खुर्शीद मोहसिन की फैमिली के साथ होने वाली इस ट्रेजेडी की जिम्मेदार मकतूला फौजिया ही बनती थी। लिहाजा ये जानने के लिए कि क्या खुर्शीद मोहसिन का इस वारदात से कोई लिंक निकलता है या नहीं, हमने एक मर्तबा फिर बागौर उन तमाम शवाहिद और फॉरेंसिक एविडेंस का जायजा लेना शुरू किया जो पहले दिन से पुलिस ने इकट्ठे करने शुरू किए। योर ऑनर, इन्हीं शवाहिद में एक डायरी भी थी जो मकतूला के घर से पुलिस ने केस प्रॉपर्टी में शामिल की थी। योर ऑनर, इस डायरी को पढ़ने के बाद कुछ नए इंकशाफात हुए। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपको हमने कॉल किया, ज़हमत दी, आप तशरीफ़ ले आए। असल में इदरीस साहब की बीवी फौजिया के कत्ल के हवाले से कुछ सवाल जवाब करने थे हमने। अब मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? मुझे इस मामले में कोई खबर नहीं है। अरे नहीं, परेशान ना हो, हमें आप पर बिल्कुल भी शक नहीं है। फौजिया की हमें एक डायरी मिली है जिससे मालूम हुआ कि फौजिया ने अपने मोहल्ले में एक कमेटी डाली हुई थी और उसी डायरी से हमें पता चला है कि आपने भी उस कमेटी में हिस्सा डाला हुआ था और कोई झगड़ा चल रहा था रूही के साथ कि वो कमेटी के पैसे नहीं दे रही थी। ये क्या वाकया है? जी हाँ, झगड़ा तो बहुत चल रहा था। रूही ने असल में अपनी पहली कमेटी तो हासिल कर दी, लेकिन उसके बाद कमेटी की एक भी किस्त अदा नहीं की। रूही और फौजिया के इस बात पर बहुत झगड़ा रहता था। मेरी कमेटी जब मुझे मिली तो उसके पूरे पैसे भी मुझे नहीं अदा किए गए। फौजिया आपा ने तो मुझे ये भी बताया था कि उन्होंने रूही की सोने की चूड़ियाँ जब्त कर दी हैं। जब तक वो तमाम पैसे अदा नहीं करेगी तो उसकी वो चूड़ियाँ उसे वापस नहीं मिलेंगी। योर ऑनर, मकतूला की डायरी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने एक गिरफ्तारी की। योर ऑनर, रूही मुमताज इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और मैं उसे अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, मेरा नाम सुहेल खान है और मैं मुल्जिमा का वकील हूँ। जनाबे वाला, अभी मुअज़्ज़िज़ वकील साहबा ने फरमाया कि कुछ तफ्तीश का रुख बदल गया है। जनाबे वाला, तफ्तीश का रुख इसलिए नहीं बदला कि पुलिस को कुछ मजीद शवाहिद मिले हैं, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो असल हकीकत ये है पुलिस के खिलाफ खुद इंक्वायरी शुरू हो गई है उन चूड़ियों के हवाले से जो मकतूला पहने हुई थी। योर ऑनर, मैंने इस केस की गुज़श्ता समातों का रिकॉर्ड देखा है जिसमें मुल्जिम ने खुद इन चूड़ियों का जिक्र किया है, मगर जब लाश की तस्वीरें देखी गई तो उनमें चूड़ियां गायब थी और पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी उन चूड़ियों का जिक्र नहीं है। जबकि असल हकीकत यह है कि किसी पुलिस वाले ने लाश के हाथ से चूड़ियां खुद गायब की और मेरी क्लाइंट के सर पे सारा इल्जाम धर दिया गया और रातों रात तफ्तीश का रुख ही बदल दिया गया। योर ऑनर, वकील साहब की क्लाइंट के घर से ना सिर्फ वो मसरूका चूड़ियां बरामद हो गई हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो हवाई चप्पल जिसके सोल का पैटर्न 100% उस पैटर्न से मैच करता है जो क्राइम सीन पर पाया गया, वो चप्पल भी बरामद हो गई है। वकील साहिबा, एक पैटर्न की हजारों चप्पलें होती हैं, इससे क्या बात साबित होती है? और रही बात चूड़ियों की, तो मसरूका नहीं है, मेरी क्लाइंट की मिल्कियत है और उसकी रसीद भी अदालत में जमा कराई जा चुकी है। योर ऑनर, वो चूड़ियां शायद इनकी क्लाइंट की ही हों, लेकिन उन चूड़ियों का जब बागौर मुआयना किया गया तो बहुत छोटे से ब्लड स्पॉट्स मिले, जमे हुए खून के धब्बे। वो खून तो आपकी क्लाइंट का नहीं था ना। योर ऑनर, इन ब्लड स्टेन्स का जब डीएनए टेस्ट करवाया गया तो वो 100% मकतूला के डीएनए से मैच कर गया। क्या आप अदालत को बताना चाहेंगे कि वो चूड़ियां जो आपकी क्लाइंट की मिल्कियत हैं, उन पर मकतूला के खून के धब्बे किस तरह पाए गए? क्या आप अदालत को ये भी बताना चाहेंगे
कि वो हवाई चप्पल जिसके सोल का पैटर्न भी क्राइम सीन से मिलने वाले पैटर्न से मैच कर गया, उन चप्पलों पर भी जब लूमिनॉल स्प्रे किया गया तो उन पर भी खून के धब्बे नुमाया हुए, जिनका डीएनए मकतूला के डीएनए से 100% मैच कर गया। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? योर ऑनर, पुलिस के लिए क्या मुश्किल है कि मकतूला के खून के धब्बे किसी चीज पे डाले और इल्जाम मेरी मुवक्किला के सर पे धर दे। योर ऑनर, केस प्रॉपर्टी में मकतूला के घर से मिलने वाली जो डायरी शामिल की गई थी वो इब्तदाई तफ्तीश में डे 1 से पुलिस की तहवील में है। योर ऑनर, वो डायरी प्लांटेड कैसे हो सकती है? उस डायरी में से मिलने वाली इंफॉर्मेशन कैसे प्लांटेड हो सकती है? और तो और योर ऑनर, मुल्जिमा के घर से आला कत्ल भी बरामद हो गया। वो किचन नाइफ जिसकी ब्लेड की शेप उन कट से मैच करती है, उन जख्मों से मैच करती है जो मकतूला के जिस्म पर पाए गए। योर ऑनर, तफ्तीश में मिलने वाले तमाम शवाहिद, फॉरेंसिक एविडेंस और आलाए कत्ल इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये वारदात मुल्जिमा रूही ने ही की। वकील साहब, क्या अब आप अपनी क्लाइंट को ये मशवरा देंगे कि अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर ले? शायद उसके एतराफ़ी बयान के बाद अदालत उससे कोई रियायत कर दे। That's all, Your Honor. मुल्जिमा रूही मुमताज, तमाम शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जज साहब, मुझे अपनी चूड़ियाँ वापस लेनी थी फौजिया से, इसीलिए मैंने तहैया कर लिया था। कुछ भी हो जाए मैं अपनी चूड़ियाँ वापस लेकर ही रहूंगी। और उस दिन सुबह मैं उसके घर चली गई। इस मर्दुए से कहा था कि कत्था लिया ना, कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय शादी के। तू अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है मुंह उठा के? किसी के घर आने से पहले दरवाजा खटखटाते मालूम नहीं है क्या? मुझे पता था तू घर में अकेली होगी। इदरीस भाई तो तुझसे लड़ झगड़ के दुकान पे चले गए होंगे और तेरी बेटियां स्कूल में होंगी, इसलिए मैं साफ बात करने आई हूँ। देख, ये चूड़ियाँ तू अपने जहेज में लेके नहीं आई थी। मुझे मेरी चूड़ियाँ वापस कर दे। गुंडागर्दी है क्या? ये गुंडागर्दी तो तू दिखा रही है। जबरदस्ती मेरी चूड़ियाँ मुझसे छीन के ले आई और तू पहन के बैठी हुई है। अच्छा, मेरी बीसी के पैसे दे दे, मैं तेरी चूड़ियाँ लौटा दूंगी तुझे। मैं तेरा थोड़ा थोड़ा करके नुकसान पूरा कर दूंगी। मेरी चूड़ियाँ दे दे। जा, नहीं देती। बेवकूफ समझा हुआ है क्या? ये चूड़ियाँ तो मेरे हाथों में अच्छी लगती हैं। देख देख, तू गलत कर रही है। मैं तुझसे प्यार मोहब्बत से अपनी चूड़ियाँ मांग रही हूँ। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं दूंगी। क्या कर लेगी? मैं चाह रही थी तू प्यार मोहब्बत से मेरी बात को समझ जाएगी, लेकिन नहीं, तू तो प्यार मोहब्बत की बात को समझना ही नहीं चाहती। मेरी चूड़ियाँ नहीं देगी ना? अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। छुरी लेकर तू प्यार मोहब्बत से बात करने आई है? चूड़ियाँ तो मैं तुझे देने वाली नहीं। तुझे जो करना है कर ले। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ कि तू मेरे घर में छुरी लेकर आई है। आई, मेरा मोबाइल कहाँ गया? नहीं मानेगी ना तू? नहीं मानती। वो छुरी मुझसे गलती से लग गई थी। मैं घबरा गई थी। मैंने वो छुरी अपने कपड़ों में छुपाई और भागकर घर आ गई। मैं समझ रही थी कि किसी का मुझ पर शक नहीं जाएगा, मैं बच जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमा रूही मुमताज के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला फौजिया का कत्ल मुल्जिमा रूही मुमताज ने किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिमा रूही मुमताज को दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 14 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम इदरीस आलम को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।